से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि जो क्लासेस चल रही हैं साथ साथ ही आप भी उसको लेके चल रहे होंगे। पैरेलली आपकी भी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कीजिए, उसके बाद सफलता आपके कदमों में स्वतः ही आएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों ओवरऑल आप देखोगे 99% चांसेस ये रहते हैं कि पढ़ने वाला छात्र निकल ही जाता है। मतलब एक एग्जाम छूटेगा, दूसरा छूटेगा, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आके वो सेटल हो ही जाता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको तराई भाबर के इतिहास के बारे में, वहाँ के गांव की जो कुछ प्रशासनिक पदावली थी वो बताई थी। अब आज हम उस टॉपिक को एंड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का जो भी होगा वो नया शुरू होगा, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका को लेकर हो या कोई अन्य टॉपिक हो। तो उत्तराखंड इतिहास का फोल्डर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं आपको कुछ नहीं करना बच्चों, प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच करके क्लास 1 से क्लास 46 या 47 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। पढ़ने वाला छात्र खुद ही कवर कर लेगा। जैसे आप नए छात्र हैं, क्योंकि नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, उत्तराखंड इतिहास तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप पहली वीडियो से देखिए, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच नाम का फोल्डर होगा, वहां से जितने भी क्लासेस कराई वो कवर कीजिए। उत्तराखंड का भूगोल हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, और जो बच्चे जिला सीरीज की मैंने बताया था कि देहरादून से शुरुआत करना, तो आपका उत्तराखंड ऐसे ही एंड हो जाएगा, बहुत ईजी गोइंग। ठीक है, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको जो वीडियो बताई थी उसमें हल्द्वानी नगर की स्थापना को लेकर बताया था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ट्रेल है, और मैंने उसमें जो बताया था रैमजे बताया था। अगर आप डॉक्टर अजय रावत की किताब देखेंगे वहां पर आंसर दिया है रैमजे। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, रैमजे और ट्रेल दोनों ही दिमाग में लेके चलना है। अगर आपने ट्रेल जहां पे पढ़ा है 1834 कहीं पढ़ा होगा शायद, तो फिर आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि हाँ एक ऑथेंटिक किताब में इसका आंसर दिया है। अगर आप अजय रावत जी के साथ जाएंगे तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं आयोग को कि भाई इस किताब में ये दिया है और हमने, तो आप दोनों को दिमाग में रखिए, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में बहुत कंफ्यूजन है, आप मान के चलिए। हालांकि आयोग भी जानता है कि जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो कम पूछेगा, बट फिर भी ये मान के चलिए आप दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, उसके आगे आप लोग देखना इन लोगों ने क्या किया बच्चों। जब तराई भाबर के इलाके में जो काश्तकार थे, मैंने क्या कहा आपको, काश्तकार को ना काफी एक हद तक आप देखना, यानी वहां पे रहने का कहीं ना कहीं मन नहीं था। क्यों? एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लगान अनावश्यक रूप से ले रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो बंजर भूमि है उससे भी क्या किया जाने लगा बच्चों, लगान लिया जाने लगा। तो काश्तकार इतना लगान देने में सक्षम नहीं था, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतना लगान दे। तो काश्तकार ने क्या सोचा कि तराई के इलाके को छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो, यानी शिफ्टिंग का प्रोसेस उनका दिमाग में था कि हमें यहाँ से हटना है। तो तराई में जो काश्तकार थे उनके रोकने हेतु गांव के प्रधान को उत्तरदायित्व दिए गए, और काश्तकारों द्वारा शासन के सामने कुछ शर्तें रखी गई, यानी गांव का जो प्रधान होगा वो उसको जिम्मेदारी दी गई हुई, काश्तकार कैसे रोके जाने आप काम कीजिए। और जो काश्तकार थे उन्होंने शासन के सामने एक कुछ शर्तें रखी। शर्तें किस प्रकार थी, लाइक जैसे सिंचाई सुविधाएं स्थापित करो, गुल व नहरों का निर्माण करो, फसल बर्बाद होती है तो उस केस में आप लगान माफ करो। ठीक है, लगान की दर को मिनिमम रखो, इस टाइप की अनेक प्रकार की शर्तें थी। तथा वहां फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसके मतलब उसको जो बीमारी वगैरह थी उस टाइम पे तराई के इलाके में, उससे कैसे निपटना है, कैसे बच्चों की काश्तकार उसको सुरक्षा देनी है, इसके लिए काम उठाइए। तो तमाम प्रकार की शर्तें शासन के सामने काश्तकारों द्वारा रखी गई, तमाम प्रकार के उत्तरदायित्व प्रधान को दिए गई काश्तकारों को रोकने के लिए। तो आप सिर्फ नोट करके लिखना है। ठीक है, जो मैं नोट करके लिखाऊंगा नोट करके लिखना, क्योंकि ये इसमें क्या क्या उत्तरदायित्व दिए थे या क्या क्या आपने आप में काश्तकार ने शर्तें रखी थी वो हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिखो काश्तकारों द्वारा, पूरा लिखना, मैं नहीं लिखूंगा इसको। ठीक है, काश्तकारों द्वारा, पूरा लिखिए, काश्तकारों द्वारा तराई भाबर के इलाके में या तराई भाबर के इलाके में रुकने हेतु, काश्तकारों द्वारा तराई भाबर में रुकने हेतु शासन के सामने अनेक शर्तें रखी गई, शासन के सामने अनेक शर्तें रखी गई, तथा शासन द्वारा प्रधान को उत्तरदायित्व दिए गए, शासन द्वारा प्रधान को उत्तरदायित्व दिए गए, यानी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई गांव के प्रधान को कि कैसे इनको यहाँ रुकना है। और काश्तकारों ने ये तय किया कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पे रुकेंगे, हमारे लिए ये शर्तें होंगी, आप फॉलो कीजिए, हम यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, हमने इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। क्या शर्तें थी वो कोई फायदा नहीं, एग्जाम में वो नहीं आने वाला। ठीक है, आपने नोट करके लिख लिया होगा। इसके बाद क्या हो बच्चों, इंपोर्टेंट फैक्टर लिखना, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना लिखना। कुमाऊं भाबर देखना, ठीक है, कुमाऊं भाबर न्यास ट्रस्ट, ठीक है, निधि फंड नैनीताल की स्थापना। क्या लिखा आपने, कुमाऊं भाबर न्यास निधि
नैनीताल की स्थापना 1906 में। अब इस पर दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तो आपसे हो सकता है कि डायरेक्ट फैक्ट पूछ दे कि कुमाऊं भाबर न्यास निधि नैनीताल फंड की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1906। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कुमाऊं भाबर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना जो हुई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। एक्चुअली क्या था बच्चों, उस समय तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती थी तराई के इलाके में, मलेरिया स्पेशली, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए किसानों में दवाइयों के वितरण हेतु, यानी मलेरिया या अन्य बीमारियों के केस में किसान के स्तर पे, काश्तकार के स्तर पे दवाइयां पहुंचाई जाए, उसका वितरण किया जाए, उसके लिए एक फंड की स्थापना की गई जिसका नाम था कुमाऊं भाबर न्यास निधि नैनीताल, ठीक है। उद्देश्य लिखो, कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य लिखो, किसानों तक दवाओं का वितरण हेतु, किसानों को दवाओं के वितरण हेतु, मेडिसिन, ठीक है, दवाओं के वितरण हेतु, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन करना था, किसानों तक किस प्रकार से दवाइयां पहुंचाई जाएं, इसके लिए कुमाऊं भाबर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना की। अब दो तरीके से क्वेश्चन आता है, काश्तकारों के लिए कुमाऊं भाबर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना किसके लिए की और इसका प्रमुख लाभ किनको मिला। तो लाभ मिला किसान या काश्तकार को, ही ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या था ये मैंने आपको बता दिया, गलत मत करके आना क्वेश्चन, ठीक है। अगला फिर नोट करके लिखना आपने, ठीक है, नोट करके लिखो, नोट। अब क्या था बच्चों, जब किसान वहां पर सेटल हो गया, किसान जब काश्तकार कई काश्तकार ऐसे थे जो उनके रुकने को तैयार हो गए, तो उनने पेयजल की व्यवस्था करवाई। तो कई प्रकार के कमिश्नर आए जिसने स्वच्छ पेयजल की, इसके अलावा कपास के लिए, क्योंकि कपास की जो खेती होती थी उसके लिए मार्केट वगैरह नहीं था, उसकी व्यवस्था करवाना या अन्य चीजें की। तो नोट करके लिखो, शासन द्वारा स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शासन द्वारा स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, पूरा लिखना, शासन द्वारा स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, कॉमा करके लिखो। काशीपुर में 2 कपास की ओटाई मिलें, कपास ओटते हैं ना, काशीपुर में 2 कपास की ओटाई मिलें, वह बागवानी योजनाएं शुरू की गई, ताकि अधिकतम किसान या काश्तकार उस इलाके में रहे और शासन प्रशासन को उसका रेवेन्यू मिले। तो आपने क्या लिखा, शासन द्वारा स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, कौमा, काशीपुर में 2 कपास ओटाई मिलों की स्थापना तथा क्या लिखा आपने, बागवानी योजनाएं शुरू की गई, ठीक है। अगला लिखना आप लोग, तराई भाबर के खाम गांव को छोड़कर जाने के इच्छुक काश्तकार ने तो नियम का वह शर्त कब बनाई थी, ठीक है। तराई भाबर के, अगला फैक्ट लिखना, तराई भाबर के खाम गांव बताए थे ना मैंने, तराई भाबर के खाम गांव को छोड़कर जाने वाले काश्तकारों के लिए नियम व शर्तें कब बनाएगी, पूरा लिखना आप, ठीक है। 1906 में तराई भाबर के खाम गांव को छोड़कर जाने हेतु काश्तकारों के लिए नियम व शर्तें कब बनाएगी, पूरा लिखना। तराई भाबर के खाम गांव को छोड़कर जाने हेतु काश्तकारों के लिए नियम व शर्तें कब बनाएगी, 1906 में बनाएगी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो के नियुक्ति नियम सर्वप्रथम कब बनाए गए थे। तराई भाबर में पटवारी व कानूनगो के नियुक्ति, तराई भाबर में पटवारी व कानूनगो के नियम व नियुक्ति शर्तें सर्वप्रथम कब बनाएगी, नियम व नियुक्ति शर्तें कि इनको नियुक्त करना है, इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, कौन इसमें होगा, क्या एज होगी, किस तरीके से होगा, ये सबसे पहले बनाई गई थी बच्चों। ये स्टार्टिंग में बताई थी 1897 में, लेकिन लागू हुई 1906-07 में, ठीक है। 1897 में ये बनाई गई थी और लागू हुई थी कब, 1906-07 में, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो कानून वो ये भी आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों वहां पे फॉरेस्ट का भी इश्यू था, वनों से संबंधित क्या होता था बच्चों, अत्यधिक कटाई होती थी तराई भाबर के क्षेत्र में। ट्रेल द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया और उसने ये किया कि साल के वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। साल के वृक्ष पे प्रतिबंध लगा, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड थी, चाहे रेलवे, क्योंकि उसी टाइम पे रेलवे का भी विकास हो रहा था इंडिया में, तो रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं उसके लिए है, इमारती लकड़ियां हैं, भवन है, इसके अनेक प्रकार की चीजों के लिए यहाँ के जंगल के संसाधन यानी वन संसाधन यानी पेड़ की अत्यधिक क्या होने लगी बच्चों, डिमांड। उसके रूप में अनेक प्रकार के ठेकेदार, मजदूर जो हुए बच्चों तराई भाबर के इलाके में सेटल होने लगे, ताकि वो यहाँ से लकड़ियां काट के कहाँ कर सकें, उसका सप्लाई बाहर। और इसमें इवन शासन प्रशासन का भी उसको क्या होता था, सहयोग, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर से उनको तो मुनाफा चाहिए था।
तो कहीं ना कहीं वनों के संबंध में आप देखोगे तो सर्वप्रथम प्रयास यानी वन व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम प्रयास 1826 में ट्रेल द्वारा किया गया बच्चों। उसने क्या किया, सभी थापलों पर साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, लिखो वनों के प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम प्रयास, वनों के प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम प्रयास ट्रेल द्वारा किया गया था 1826 में। ठीक है, लिखो वन प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम प्रयास, वन प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम प्रयास, ये कब हुआ था बच्चों, 1826 में। किसने किया, ट्रेल द्वारा। इसने क्या किया बच्चों, जो तराई भाबर का इलाका यानी भाबर का उसका उत्तरी जो पोर्शन था, यानी जो भाबर का नदन पोर्शन था, नॉर्थ वाला पोर्शन था, वहां पे क्या किया इसने, उत्तरी छोर पर संकरी मैदान पट्टी थी, उस संकरी मैदानी पट्टी में सभी प्रकार के साल वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो लिखो सभी थापलों पर साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था, सभी थापलों पर साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध। ठीक है, काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, थापलो मतलब इसको लिखो भाबर का पूरा लिखना है। ठीक है, भाबर के उत्तरी भाग में एक संकरी पट्टी, ठीक है, भाबर के उत्तरी भाग में संकरी पट्टी, जो भाबर था उसका जो उत्तरी पोर्शन था वहां पर एक पट्टी थी, मैदानी संकरी मैदानी पट्टी लिखो, संकरी मैदानी पट्टी, इसको बोलते थे क्या, थापला। तो यहाँ पे क्या किया, जितने भी साल के वृक्ष थे उस पर काटने में प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया वनों का अंधाधुंध कटान हुआ बच्चों, रेलवे है, इमारती लकड़ियां, सब चीजें। रैमजे जब कमिश्नर बना उसने भी कुछ यहाँ पे क्या किया, प्रयास किया। रैमजे जब कमिश्नर आए उसके साथ साथ उसको एक और जिम्मेदारी दी गई रैमजे को, वो था बच्चों अरण्य यानी अरण्यपाल। यानी रैमजे को लिखो 1862 में रैमजे को अरण्यपाल की जिम्मेदारी, अरण्य मतलब जंगल, उसका रक्षक, ठीक है, अरण्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। जब ये अरण्यपाल की जिम्मेदारी दी गई तो इसने क्या किया बच्चों, प्रयास किया कि वनों का अंधाधुंध कटान यहाँ पर न किया जाए। ठीक है, तो वनों को वन विभाग के अंदर लाने का इसने प्रयास किया। तो लिखो वनों को वन विभाग के अंतर्गत लाने का प्रयास, ये रहा है बच्चों 1868 में। लेकिन गजब की बात थी, ये तो प्रयास किया था इसने, तो कहीं ना कहीं इसका जो नोटिफिकेशन निकला, सूचना यानी अधिसूचना जारी हुई सितंबर 5 1877 को। ठीक है, लिखो इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी, यानी कोशिश तो कर दी थी, मौखिक रूप से तो हो गया, लेकिन रिटर्न में अधिसूचना कब जारी हुई इसकी आपको पता है, सितंबर 5 5 सितंबर 1877 में। यानी 1877 में वनों को जलाया गया बच्चों, किसके अंदर, वन विभाग के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, इसकी अधिसूचना। लेकिन इस समय क्योंकि जब रैमजे आया था उसने प्रयास किए थे कि वन फॉरेस्ट के अंदर आ जाए, डिपार्टमेंट के अंदर वनों को अंधाधुंध कटान को रोका जाए, लेकिन साथ साथ ही एक कंपनी की स्थापना हुई थी बच्चों, जिसका नाम था अपने आप में क्या, कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी। इस कंपनी जब 1862 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना के बाद वनों के कटान पे फिर ढिलाई दे दी गई थी, क्योंकि इस कंपनी को क्या चाहिए थे, वनों के संसाधन यानी साधन चाहिए थे, संसाधन। ठीक है, लिखो इसका नाम लिखो कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी, कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी। ये बनी थी लगभग 1862 के आसपास। इसके बनने से क्या हुआ बच्चों, इसका परिणाम वन नियमों में छूट दे दी गई, क्योंकि इस कंपनी को खुद क्या चाहिए था बच्चों, वन संसाधन। ठीक है, तो लिखो वन नियमों में छूट, वन नियमों में छूट दी गई थी। ठीक है, में छूट। इसके बाद क्या हुआ, आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पता होगा, वन अधिनियम 1878 में पास किया गया। ठीक है, तो वन अधिनियम में दो कैटेगरी के वन रखे गए। वन अधिनियम 1878, इसमें दो प्रकार के, एक तो सिविल वन रखे गए,
एक रिजर्व। सिविल मतलब जिस ऐसे वन संसाधन जिसमें नागरिकों को कुछ राइट दिए गए थे। दूसरा रखे गए तो रिजर्व आरक्षित, इसमें इन वनों को कटाई पे क्या करता था, पूर्णतः प्रतिबंध। तो तराई भाबर के इलाके में बहुत से ऐसे वृक्ष थे जिसको रिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया और बोला गया कि इसको आप नहीं काट सकते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्योंकि 1878 के बाद इस जो कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी थी, इसको जो स्थापना हुई थी, इसको वन नियमों में छूट दी गई थी, इसको भी बैन कर दिया गया। तो अगला लिखो, कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी को पट्टे में दिए गए वन की सुविधा समाप्त, को पट्टे में दिए गए वन की सुविधा समाप्त, को पट्टे में दिए गए वन की सुविधा समाप्त। वन की सुविधा समाप्त कब की गई इसकी? 1890 में, ठीक है। 1890 आते आते जो कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी थी, जिसको वन से संबंधित संसाधनों पे कुछ छूट दी गई थी, ढिलाई दी गई थी, उसको भी बैन कर दिया गया। और वो आते आते कब किया गया बच्चों? 1890 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा तराई भाबर के इलाके में बहुत से बच्चों चराई का काम होता था, जिससे वन संसाधनों को बहुत नुकसान होता था। उसके लिए क्या किया इन्होंने? चराई के नियम और उस पर लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित किया गया था 1909 में, ठीक है। लिखो, तराई भाबर में चराई के नियम, चराई, ठीक है, जो जानवर चरते हैं ना जंगलों की घास वगैरह, वही है, ठीक है। लिखो, तराई भाबर में चराई के नियम व उस पर लिए जाने वाला शुल्क निर्धारित, चराई के नियम व उस पर लिए जाने वाला शुल्क निर्धारित किया गया था 1909 के आसपास, ठीक है। 1909 के आसपास इस पे क्या किया गया था, यहाँ पे शुरू किया गया था। अगला लिखना है आपको, तराई भाबर के काश्तकारों को, तराई भाबर के काश्तकारों को सरकारी वनों से उनकी आवश्यकता अनुसार लकड़ी देने के बारे में नियम कब बनाया गया था, ठीक है। लिखो, तराई भाबर के काश्तकारों को, तराई भाबर के काश्तकारों को, पूरा लिखना, तराई भाबर के काश्तकारों को, तराई भाबर के काश्तकारों को सरकारी वनों से उनकी आवश्यकता अनुसार, सरकारी वनों से उनकी आवश्यकता अनुसार लकड़ी देने के बारे में नियम, ठीक है। सरकारी वनों से उनकी आवश्यकता अनुसार लकड़ी देने के नियम, नियम बनाए गए थे बच्चों 1936, ठीक है। ये मैं कोई उत्तराखंड का फॉरेस्ट वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो जिसमें आप सोचोगे ग्रीनवेंस कमेटी कब आई क्या आई, वो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं तराई भाबर वाला दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसा हुआ था करके। अगला बच्चों एक नोट करके लिखो, खत्ते क्या होते थे यहाँ पे, खत्ते, ये फैक्ट के हिसाब से, ठीक है। तराई भाबर में खत्ते होते थे बच्चों। क्या होता था, जैसे शीत का टाइम आता था, ठंडियों का टाइम, कई लोग पहाड़ की ठंड से बचने के लिए जानवरों के साथ तराई के इलाके में एक प्रकार की झोपड़ी बना के रहने लग देते थे, जिसको खत्ते कहते थे, ठीक है। यानी एक प्रकार की गोठ होती थी ये, जिसमें जानवर और जो मतलब जो पहाड़ के इलाके से शीत से बचने के लिए मैदानी इलाकों में लोग आ जाते थे, उसी को खत्ते बोलते थे, ठीक है। तो लिखो, तराई के जंगलों में बनी बस्ती को खत्ते कहते हैं, ठीक है। तराई के जंगलों में बनी बस्ती, ये क्या कहलाती थी? खत्ते। और इसका अन्य जो नाम था बच्चों, इसको किस नाम से भी जाना जाता था? गोठ नाम से, ठीक है। अन्य नाम लिखो, गोठ, गोठ। इसके आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, पहाड़ी इलाकों से शीत से बचने हेतु मैदानों में आने वाले बनाते थे, ठीक है। तो इसकी ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो लिखो, जाड़ों में शीत से बचने हेतु पहाड़ों से आने वालों का निवास होता था। लिखो, शीत ऋतु में ठंड से बचने पर हेतु पहाड़ी इलाकों से आने वाले लोगों का निवास, शीत ऋतु में ठंड से बचने हेतु पहाड़ी इलाकों से आने वाले लोगों का निवास होता था गोठ बच्चों। इसको और भी कहते थे बच्चों, इसको बोलते थे घम तप्पू, यानी जो खत्ते होते थे इनको घम तप्पू भी बोलते थे, ठीक है। घम तप्पू मतलब धूप सेकने वाले, घम तप्पू ब्रैकेट में लिखो, धूप सेकने वाले भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इन लोगों को क्या बोलते हैं, जो ये खत्ते में रहते हैं, घमतप्पू भी बोलते हैं, धूप सेकने वाले, ठीक है। लेकिन इन्हें घमतप्पू भी बोला जाता है, इन्हें घमतप्पू भी बोला जाता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ के जो सबसे प्राचीन जनजातियां हैं, लिखो, तराई भाबर की प्राचीनी तराई भाबर की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जनजातियां यहाँ है बच्चों, थारू व बोक्सा, जिनको क्या किया गया था 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक है। जनजाति दर्जा दिया गया था इनको,
थारुओ बोक्सागो। ये सबसे प्राचीन जनजातियां यहाँ पर हैं, थारुओ बोक्सा, जिनको जनजाति का दर्जा दिया गया। तो ये छोटी सी वीडियो थी बच्चों तराई भाबर के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप ये जो टॉपिक है इसको इस तरीके से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो आप उसको अटेम्प्ट करने में सक्षम हो सकें, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसका रिवाइज करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।